मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हूँ कार्यक्रम हमराही का 24वां भाग लेकर के आप सबके लिए। ये कार्यक्रम जिसको कि आप हमेशा बहुत ही प्यार देते हैं और इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, तो फिर बिना रुके और बिना किसी कठिनाई के आज देखिए लगभग 6 महीने इस कार्यक्रम ने पूरे कर लिए हैं। ये सब आप ही की बदौलत। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, जिस व्यक्ति ने अपनी एक अलग पहचान बना ली हो, जो कि शायद हर किसी के लिए बना पाना संभव ना हो। कहने का मतलब है, कभी आप कल्पना कीजिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं, यानी चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन उनके साथ किसी तरह की समस्या किसी भी मामले में आती नहीं है। खासकर विवाह के मामले में तो ऐसी स्थिति होती है कि उनके पास एक नहीं बल्कि अनेकों प्रस्ताव होते हैं। लेकिन अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो वो दृष्टिबाधित हो और उसकी पहचान सचिन तेंदुलकर से कम नहीं हो किसी मामले में, लेकिन बावजूद इसके समाज और परिवार उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कहिएगा? आज का कार्यक्रम यही सब जानने का प्रयास करता है। आज हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो जयपुर राजस्थान से हैं। आप कहेंगे हमराही आजकल राजस्थान में ही है। बिल्कुल, हमराही एक्सप्रेस आजकल राजस्थान में ही है। पिछला कार्यक्रम भी राजस्थान के साथियों के साथ हुआ था और आज भी हमारे मेहमान जो है वो राजस्थान से ही हैं। दोनों श्रीमान राजेंद्र वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी कंचन मैम। राजेंद्र वर्मा जी दृष्टिबाधित हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। यहाँ तक कि वो भारत के लिए वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। और आप सबको जान करके श्रोताओं आश्चर्य होगा कि जो कारनामा सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाए थे, वो उन्होंने उनसे कई साल पहले ही कर दिया था, और वो ये वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने का। चलिए तो देखते हैं उनकी जिंदगी कैसी रही। स्वागत है राजू जी और कंचन मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कंचन मैम। नमस्कार। इस सभी श्रोताओं को, हमारे मतलब सुनने वालों को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और संदीप जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे को इस प्रोग्राम में चुना इसके लिए। जी, तो क्या कर रहे हैं वर्मा जी आजकल, आप हमारे श्रोताओं को जरा बताएं। अभी वर्तमान में सांभर लेक जयपुर में तृतीय श्रेणी का अध्यापक हूँ जी, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। बहुत बढ़िया। और मैम क्या कर रही हैं, कंचन मैम? मैं भी सांभर लेक में ही गाँव है, वहाँ पर मैं भी तृतीय श्रेणी की अध्यापिका हूँ। क्या बात है, मतलब आप दोनों टीचर हैं। जी जी। तो राजू जी, जैसा कि हमने आपके परिचय में बताया श्रोताओं को कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, तो अभी भी खेलना जारी है या आप आजकल बंद कर दिया? नहीं, एक्चुअली में क्या खेलता तो अभी भी मैं हूँ, लेकिन अब बहुत कम कर दिया, क्योंकि पारिवारिक कई समस्याएं होती है, उसके चलते थोड़ा समय कम मिल पाता है। लेकिन हाँ, ये है कि जब भी मौका मिलता है अवश्य खेलता हूँ। क्या बात है, मतलब जो है खेल मुझे लगता है आपका पहला प्यार कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी, बहुत खूब। तो कंचन मैम। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल। और आपके विवाह को? 13 साल।
अच्छा, क्या बात है, मतलब विवाह के बाद आपकी जॉब लगी? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो राजू जी तो आपके लिए मतलब लकी रहे। हाँ जी, सही है। तो वर्मा जी, आपके खेल के बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा भी आप में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, ये भी हम जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आप दोनों के मिलने की कहानी कैसे शुरू हुई। राजू जी, अगर बताएं हमारे श्रोताओं को आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली में ये 2005 की बात है जी, जब ये जोधपुर में शायद पढ़ाया करती थी। अच्छा। और शायद बीएड भी चल रहा था। तो उस समय में किसी जयपुर की एक लड़की है, उसके फादर मुझे लेके गए थे, वहाँ बीएड की काउंसलिंग थी। उस दौरान ये चाय पिलाने के लिए आए थे। अच्छा जी। तो चाय इन्होंने खुद बनाई थी या मतलब लेकर के आए? नहीं, एक्चुअली में क्या, ये एनवीएस जो संस्थान है जोधपुर में, हाँ, नेत्रहीन विकास संस्थान, जी जी, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ जो मेस में चाय बनती है जी, वहाँ से चाय लेकर के आए थे। उस समय मैंने इनको देखा था जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो पहले ये उसी स्कूल में पढ़ा करती थी जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। आप भी पढ़े वहाँ से? जी जी, जोधपुर में। तो उस समय बहुत छोटी हुआ करती थी, दूसरी तीसरी में पढ़ती थी शायद। तो उसके बाद मैं कभी देखा नहीं इनको, कभी मिला नहीं। अच्छा। लेकिन 2005 में मैं उस समय पहली बार उनको देखा था। बात उस समय भी नहीं हुई थी। अच्छा, बात तब भी नहीं हुई। जी। तो उस समय देखा था, फिर उसके बाद में उनका काउंसलिंग करवा के मैं वापस जयपुर आ गया। फिर 2005 के एंड में जी एक शादी थी जोधपुर में। अच्छा। जो हमारे दृष्टि बंधु थे, एक तो रामचरण जी, अच्छा, और एक जोधपुर में है जयप्रकाश जी। अच्छा। तो वो इनकी सहेलियों से उनकी शादी हुई थी। अच्छा। तो वो उस ब्लाइंड स्कूल ने ही करवाई थी। अच्छा। तो उस शादी में मैंने इनको अच्छे से देखा। क्या बात है। बातचीत तो उस समय भी ज्यादा नहीं हुई क्योंकि भीड़ भड़क का शादी का आप जानते हो। जी 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 जी। तो उसके बाद में मैंने जब शादी से फ्री हो गए सब लोग, तो मैंने इनसे कहीं से नंबर लिए और फिर फोन पे बातचीत करी। अच्छा, यानी आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि भाई थोड़ा बातचीत आगे बढ़ाई जाए। हाँ, एक्चुअली में क्या है, देखो मेरा जो प्रथम जो उद्देश्य ये था कि जो शादी है, हमारा जीवन साथी है, वो मेरे जैसा ही हो। अच्छा, आपने ये तय कर रखा था पहले से ही? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, श्रोताओं में आपको बता दूं, कंचन मैम भी दृष्टिबाधित हैं। जी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मेरा जीवन साथी ब्लाइंड हो, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और हमारा जीवन किसी तरह से परेशानी में न हो और आसानी से चल सके। तो क्योंकि मेरे घर वाले जो थे जी, वो भी पूर्ण रूप से मुझे हर तरह की छूट दे रखी थी उन्होंने जी, क्योंकि घर में सबसे अधिक पढ़ा लिखा मैं ही था जी। हम 7 भाई हैं, उनमें से सर्विस में हम ही हैं दोनों। अच्छा। बाकी सब अपना अपना धंधा करते हैं। पिताजी मेरे और माताजी अभी 3 साल पहले ही एक्सपायर हो गए दोनों जी। तो पिताजी का सपोर्ट मेरा साथ हमेशा रहा। और जब रिश्ते की बात हुई सर्विस लगने के बाद में जी, तो उन्होंने कहा भी हम देखेंगे। आपकी सर्विस 2005 में लग गई थी, है ना? जी। अच्छा, ठीक है। फिर जब सर्विस लग गई, उन्होंने रिश्ते ढूंढना शुरू किया, इधर उधर खूब देखा। तो कई रिश्ते आए भी। अच्छा। लगभग 8-10 रिश्ते आए, देखने भी आए मुझे। तो कोई लड़की 10वीं पास थी, कोई 12वीं पास थी, कोई एमए पास थी। लेकिन जो कुछ जो लड़कियां थी 10वीं 12वीं पास की, तो वो इस तरह कह करके उन्होंने नकार दिया कि भी लड़का बड़ा है। अच्छा, एज का डिफरेंस था मतलब। हाँ, थोड़ा सा। जी। बाकी जो एमए बीए वाली लड़कियां थी, उन्होंने देखेंगे, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनको कहीं ना कहीं आंखों वाली बात से परेशानी रही होगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि सब हमारे रिश्तेदारी में थे इधर उधर से। जी जी जी। तो स्पष्ट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वर्मा जी, यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपने तो ये तय कर रखा था कि भाई आपको आपके जैसे व्यक्ति से विवाह करना है जी। एक तरफ घर वाले आपके लिए देख रहे थे, तो उन्होंने क्या आपसे पूछा था कि भाई हम देखें, या उन्होंने बिना पूछे ही भाई लड़का नौकरी लग गया, अब हम देखने की हमारी जिम्मेदारी है, हमें देखना चाहिए? क्या नहीं,
मेरे पिताजी इस मामले में बहुत ही मतलब अच्छे इंसान थे और हमेशा मेरे को आगे रखा उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही रिश्ते ढूंढना शुरू किया था। अच्छा, कि भाई नौकरी लग गई है तो अब मेरा बड़ा बेटा है, इनका विवाह करना जरूरी है, ये सोच करके। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेरे 2 छोटे भाई थे, उनकी शादियां हो चुकी थी। अच्छा, उनकी हो चुकी थी। ये भी श्रोताओं, दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ, दिव्यांग व्यक्ति के साथ ये भी एक दिक्कत होती है कि चूंकि उनको विकलांगता की वजह से लड़की आमतौर पर कोई देता नहीं है, और जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भले ही बेरोजगार भी हों लेकिन उनका विवाह आसानी से हो जाता है। ये ग्रामीण भारत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो मैंने उनको कह रखा था, जब भी आप ढूंढ करके थक जाएं तो आप मुझे कह दीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लाइंड लड़की ही लाऊंगा। तो जिस दिन आप कहेंगे उसके दूसरे दिन मैं आपको लड़की बता दूंगा। अच्छा, ये किसने कहा था? ये मैंने कहा था उनको। अच्छा, आपने कहा था कि आप पहले प्रयास कर लीजिए और आप जब मेरे ऊपर छोड़ेंगे तो मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। तो जब आपके खेल वेल के बारे में गांव में चर्चा थी क्या? लोगों को पता था क्या भाई कि ये आदमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है और इतनी ट्रॉफियां जीत चुका है, वर्ल्ड कप खेल चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गांव में क्या, मेरे आसपास के जितने भी गांव हैं सबको मालूम था। फिर भी उसके बावजूद कभी ये नहीं हुआ कि अरे इस जगह तो हमें लड़की देनी ही देनी है? हाँ नहीं, कई रिश्ते आए थे। अच्छा। लेकिन वो छोटे बड़े का फर्क पड़ गया, उम्र का। जो चाहते थे, मतलब अपनी मर्जी से चाहते थे जी। लेकिन उम्र का थोड़ा वो हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि दृष्टि व्यक्ति तो थोड़ा उम्र में हो ही जाते हैं। हो ही जाता है क्योंकि लेट पढ़ाई शुरू होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो गांव में जब मैं पाकिस्तान से वहाँ गया था और वहाँ 200 रन बनाए थे, 2004 की बात है ये। 2004 में, क्या बात है जी जी। तो उस समय में हमने कहा आपको कि राजेंद्र वर्मा जी वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, और वो भी भारत में नहीं, पाकिस्तान में जा करके। इसके अलावा राजू जी पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड भी जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लैंड में शादी के बाद गया था। जी जी जी, क्या बात है। जब पाकिस्तान में 200 रन बनाए थे तो पूरे मीडिया में सचिन तेंदुलकर की उपाधि मुझे दी गई थी, पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। अरे वाह, लो श्रोताओ सुन लो, बात पुष्टि हो गई अब। जी जी जी। वही जो मीडिया था, उस मीडिया में कई पत्रिकाओं में जब मेरा इंटरव्यू आया था, छपा था, जी, वो जी। मेरे गांव के लोगों ने भी देखा था। अच्छा। तो सभी आसपास के गांवों में खूब मिठाइयाँ बांटी थी। क्या बात है। अच्छा जी। और बहुत खुश हुए जी, बहुत उन्होंने आनंद उठाया। और आसपास में जितने भी थाने थे जी, उन थानों में भी मिठाई बांटी थी। अच्छा। हाँ, और थानेदार जो हमारा थाना लगता है चंदवाजी जी, उस समय मेरा जो पासपोर्ट होता है ना, जो पासपोर्ट बनाया जाता था, उसकी इंक्वायरी होती है। जी 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 जी। तो मैं क्या इमरजेंसी में जो विशेष कोटे से पासपोर्ट तो बनवा के चला गया था, लेकिन उसकी जांच पीछे से हो रही थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी वहीं गए हुए थे थाने में जी। तो थानेदार ने जब वो फोटो देखा अखबार में तो उनकी इतनी सेवा करी, मिठाई खिलाई। हाँ। क्या बात है। बाकी पुलिस वाले सेवा अलग तरीके से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो उन्होंने देखो कि खुद ने खाना बना करके उनको खाना खाए बिना आने नहीं दिया कि नहीं आप खाना तो खा के ही जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है जी। हमारी तो जांच यहीं पे हो गई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। तो ऐसा हुआ। तो इस क्रिकेट की वजह से तो मुझे पूरे गांव के आसपास के जितने भी गांव सब लोग जानते हैं। आज भी मतलब कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि आपका कोई मैच नहीं आ रहा, क्या बात है। अच्छा। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर ये जब घर वाले यानी आपके पापा रिश्ते वगैरह देख रहे थे तो कहानी फिर कैसे पहुंची कंचन मैम तक? फिर जब मेरे पिताजी कई जगह रिश्ते उन्होंने मना कर दिया, कहीं किसी का जवाब नहीं आया, तो फिर क्या, एक्चुअली मुझे ब्लाइंड से शादी करनी थी। तो मैं उनको कहता, मैंने कहा आप तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भाई नहीं टाइम निकालने से क्या फायदा जी। तो आपको मैं खुद ही बता देता हूँ लड़की, और आप चाहो तो देख लो, नहीं तो आप जैसे मैं कहूँ वैसे कर लेना। तो पिताजी तो क्या, जैसे भी मैं कहता था वैसे तैयार रहते थे हमेशा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम देख लो। भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैंने कहा कोई समस्या नहीं आएगी किसी तरह से, हम दोनों, मैंने कहा वो भी पढ़ी लिखी है और उसकी भी हो सकता है सर्विस लग जाएगी, तो हम दोनों सर्विस करेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी किसी तरह की। जी जी जी। मतलब कहना चाहिए कि आपके पापा कम पढ़े लिखे होकर भी काफी सुलझे हुए इंसान थे, मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, मेरे पापा ने संन्यास ले रखा था। अच्छा।
तो वो साधु की पदवी में थे। अच्छा। वो हमारे गांव से खेत में रहते थे, अलग ही रहते थे। अच्छा, ओहो। हाँ। क्या बात है जी। जो हमारा खेत है तो मुझे लगता है आपको जानने वाले बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात तो। हाँ बिल्कुल, ब्लाइंड जो हमारे साथी हैं उनको बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है कि मेरे पिताजी साधु थे। जी जी। और बहुत ही मतलब नेक इंसान थे। जी जी। तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहा और अंतिम समय तक मेरा साथ देते रहे, हाल चाल हमेशा पूछते थे, क्योंकि वो गांव में रहते थे खेत में जी। और हम सांबर में रहते थे, तो कभी कभार मिलना होता था उनसे जी। तो जब हमने उनको कह दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा भी तुम बता देना, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे जी। तो फिर जब उनकी सहमति मिल गई, इनसे बात हो गई। उदयपुर में इलेक्शन थे, आपको ध्यान हो तो 2006 में। जी 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 बिल्कुल। उस 2006 में ये उदयपुर आई थी इलेक्शन में। तो वहाँ पे और इलेक्शन में आपने इनका सिलेक्शन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो फिर सहमति तुरंत मिल गई थी वर्मा जी या कुछ टाइम लगा था मैडम की तरफ से? नहीं, एक्चुअली में क्या है, मैडम की तरफ से तो एक तरह सहमति थी। इनको कुछ जिज्ञासा थी, इनको कुछ जानना था उनको, क्योंकि भाई मेरे को भी ज्यादा अच्छे से वो जानते नहीं थे, खाली सुनते ही थे जी। तो मैंने तो मेरी तरफ से पूरी सहमति दे दी थी। फिर इनकी तरफ से सहमति मिलना बाकी थी। अच्छा। फिर ये जोधपुर, वहाँ चुनाव से जोधपुर गए। फिर मैंने रामचरण जी को ये बात बताई, जो स्वर्गीय है रामचरण जी, हाँ, इस दुनिया में नहीं है। जी जी जी। उनको मैंने भेजा था इनके पास। अच्छा। मैंने कहा भाई आप उनसे बातचीत कीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या कहते हैं, क्या जवाब मिलता है। तो वो इनके पास आए, तो उन्होंने इनसे बात करी, इनको समझाया, कोई जो कुछ जानना चाहती थी, कोई शंकाएं थी, वो इनकी उनको दूर करी और फिर ये तैयार हो गए। अच्छा जी, बहुत खूब। अब कंचन मैम। हाँ जी। तो वर्मा जी ने तो काफी कुछ विस्तार से बताया आप दोनों के मिलने के बारे में जी। आपके यहाँ क्या कुछ चल रहा था और क्या कोई घर वाले ढूंढ रहे थे कहीं, या कहीं बातचीत चल रही थी, या आपकी जिंदगी में कहीं कोई और था, क्या था, आप जरा बताएं। नहीं, मेरी तो कोई बातचीत नहीं चल रही थी और मेरे घर वाले एक्चुअली ये चाहते थे कि पहले मेरी सर्विस लग जाए। अच्छा। और जो भी डिसाइड होगा वो उसके बाद करेंगे। तो जब इन्होंने ये प्रस्ताव भेजा तो मैंने अपने मतलब मेरी भाभी वगैरह को बताया था। तो मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, सबने मतलब मना कर दिया था कि भाई इतनी दूर है, हम जानते नहीं है, और सर्विस में भी एक ही है और कोई है नहीं घर में, तो भाई कैसे संभालोगे, कैसे क्या करोगे। तो वो थोड़ा एग्री नहीं हुए थे। अच्छा। फिर मुझे काफी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ा था और उन्होंने भी मतलब पूरी कोशिश करी थी भाई जो मुझे समझा सके वो समझाए। तो मेरे भैया के दोस्त खास थे, उनसे भी मुझे समझाने की कोशिश करी, पर मैं उनको ये बात बताई कि भाई अगर वो मेरा समाज में करेंगे और नॉर्मल व्यक्ति से करेंगे तो क्या वो मेरे बराबर होगा पढ़ा लिखा, या मुझे वो समझ पाएंगे क्या। जी जी जी। ये बात फिर उन्होंने मेरे भैया को समझाई ये बात, फिर बताया तो थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन फिर बाद में वो सब लोग राजी हुए थे। तो फिर लेकिन शादी के बाद हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। में मेरी मम्मी, मेरी मौसी है, सब इनको देखने आई थी। अच्छा। सब मिले थे, सब लोगों ने बातचीत करी थी। फिर मेरी मौसी वगैरह ने और मेरी मम्मी को कहा कि हाँ भाई ठीक है, भाई इनको दिखता भी है थोड़ा, तो दोनों मतलब इनको आने जाने में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जी 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 जी। तो कंचन मैम, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे भाई हैं बड़े, मेरे से छोटा भी भाई है, और हम 4 सिस्टर है, 4 ब्रदर हैं। अच्छा। तो आपकी फैमिली में किसी और को है किसी तरह की दिव्यांगता की परेशानी? नहीं है ना? किसी को कुछ परेशानी नहीं है मुझे। ये बहुत आपको ही है। तो आपको ये बचपन से है? हाँ, नहीं मेरे बाद में होती। अच्छा, माता जी में गई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब जब आपने घर वालों को बताया कि भाई वो ब्लाइंड है, तो केवल ब्लाइंड वाली बात से यूँ था कि भाई आप लोग कैसे जिंदगी आगे बढ़ाओगे यूँ? हाँ, और शादी के बाद भी मेरे भैया तो बहुत ये चाहते थे कि भाई तुम जोधपुर आ जाओ, मैं ट्रांसफर, मेरे भैया की अच्छी विधायक वगैरह सच्ची जान पहचान थी, मेरे बड़े वाले भैया ने इनको खूब समझाया था जी
कि भाई आप आ जाओ, हम आपका ध्यान रखेंगे। कभी आधी रात को भी एक फोन के साथ हम सब खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं जयपुर जाऊंगा। पहले इनकी हरियाली पोस्टिंग थी, है ना, तो जालोर में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर के पास ही जाऊंगा, मैं जोधपुर नहीं आऊंगा। फिर ये जोधपुर नहीं गए, तो फिर इधर ट्रांसफर करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं कंचन मैम, अपने बलबूते पर जिंदगी को आगे बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हाँ नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन घर वालों को ऐसे लगता था भी इन दोनों को मतलब परेशानी है, तो अकेले कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे बच्चे वगैरह, फिर और घर भी कोई मतलब इनको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो ऐसे चिंता करते थे भाई। और जालोर में अकेले रहते हैं दोनों। नहीं, एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वो बात है कि जब इनके परिवार से मैंने बात करी, यानी कि मैंने स्वयं ने तो उस समय पहले नहीं करी, किसी से करवाई थी। जी बिल्कुल। जो मेरे साड़ू हैं, उनको मैंने बोला। अच्छा। कोई, हाँ, इनकी छोटी सिस्टर है, उनका हस्बैंड है जी। तो उनसे अच्छा तालमेल है हमारा। अच्छा। तो उनसे मैंने उनको बुलाया वहाँ रायका बाग बस स्टैंड पर जी, और उनको सारी चीजें समझाई। अच्छा। फिर उन्होंने कहा ठीक, मैं भी कोशिश करता हूँ। और एक हमारे ही दृष्टिन भाई है, डॉक्टर जौहरी लाल जी। अच्छा। हाँ, जिन्होंने इनका एडमिशन करवाया था ब्लाइंड स्कूल में। अच्छा। तो मैं उनसे भी मेरा अच्छा परिचय था जी, और वो भी अच्छे से जानते थे, तो आते जाते मिलते थे। तो मैं बस स्टैंड जाकर के उनसे मिला और उनको मैंने ये सारी बात बताई, तो उन्होंने भी समझाया। जब वो तैयार हो गए देखने के लिए जी, तो जोधपुर ब्लाइंड स्कूल में बुलवाया था उनको सभी। अच्छा। जो भी इनके बड़े भैया थे, बड़ा भैया, मम्मी, मौसियां और भी लोग थे जी जी जी। तो सब लोग जोधपुर स्कूल में आए। तो जोधपुर स्कूल में एक प्रेमचंद जी जैन साहब है। अच्छा, बिल्कुल रिटायर्ड हैं आजकल वो टीचर जी। हाँ, आजकल रिटायर है, म्यूजिक के लेक्चरर थे शायद। जी जी जी। तो वो प्रेमचंद जी जैन साहब, उनको मैंने इस चीज से समझाया, तो वो एक हमारे मीडिएटर बने वहाँ पे। अच्छा। और एक स्वर्गीय सोन जी सर थे। इन दोनों ने मिलकर के उनको बहुत समझाया जी, और अंतिम रूप से फिर वो देख करके संतुष्ट हो गए। कुल मिला के ये है। अच्छा, कुल मिलाकर के आखिरकार जो है वो सहमति बन गई थी। जी जी। तो वर्मा जी, वो यही था कि जी कौन सी डेट को विवाह हुआ? चाहते थे परिवार वाले, एक्चुअली में क्या, परिवार वाले ये चाहते थे जी कि हम नौकरी के बाद शादी करेंगे। अच्छा। तो आपकी तो थी, इनकी और लग जाए नौकरी। हाँ, कि इनकी नौकरी लग जाए तो हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे ऊपर है, मैं इनकी नौकरी कराऊं या नहीं कराऊं। ये बात भी तो सही है भाई, मुझे तो अभी हाँ भाई, जब मुझे बिना नौकरी के ही पसंद है। हाँ बिल्कुल। मुद्दा ये है ना कि भाई आपको बिना नौकरी के ही जब पसंद है, तो फिर क्या दिक्कत है, नौकरी लगे चाहे ना लगे। हाँ, इसलिए मैंने कहा भाई मुझे नौकरी तक का इंतजार नहीं है। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे को क्या 2 महीने बाद में इंग्लैंड जाना था जी। तो मैंने कहा भाई मुझे बाद में मैं वहाँ जाऊंगा, तो पता नहीं कब समय मिले कब नहीं मिले, तो मेरे को तो जल्द से जल्द करनी है। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। बहुत खूब जी। फिर हमने तो खुद ने डिसाइड कर लिया सारा। अच्छा। कि हमें इतनी तारीख को शादी करनी है, आप लोग आ जाइए। और हमने स्थान तय किया अजमेर का। अजमेर ये जो छात्रावास है, माकड़वानी हॉस्टल है। जी 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 जी, माकड़वानी छात्रावास, उसमें हमने ये स्थान निश्चित किया जी। उन्होंने कहा कि जयपुर बहुत दूर है, तो ज्यादा दूर पड़ेगा, तो हम कोई परेशानी होगी, आपको परेशानी होगी। मैंने कहा ठीक है, बीच में चुन लेते अजमेर। सही है, जयपुर और जोधपुर के बीच में। और कहीं ना कहीं आप दोनों के मामले में संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, चाहे वो जोधपुर की संस्था हो, चाहे वो अजमेर की राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ संस्था हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्यों की भाई, मेरे हर उत्थान में हर संस्था का योगदान रहा है, इसीलिए उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया। और अजमेर में जैसे ही मैंने स्थान चुना, तो जयराम जी मीणा साहब से बात करी, उन्होंने तुरंत कहा कि आप अपने छात्रावास में कीजिए सारी कार्रवाई। अच्छा, क्या तो बात उन्होंने है। हाँ बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने माकड़ वाली जो छात्रावास है उसमें उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करवाई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये कौन सी तारीख थी आप दोनों की विवाह की? ये 9 फरवरी 2007। 9 फरवरी 2007 जी। तो
आपके फिर घर वाले सब लोग पहुंच गए थे? बिल्कुल, घर वाले हमारे बाकायदा जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति की शादी होती है, जो पाठ वगैरह बैठाते हैं, सब कुछ सारा काम हुआ और सामाजिक रीति रिवाज से बारात लेकर के मैं अजमेर आया था। अच्छा जी, और ये लोग अजमेर आ गए थे एक दिन पहले और फिर सारा जो रीति रिवाज से अजमेर माकड़वाली छात्रावास में हमारा विवाह संपन्न हुआ था। क्या बात है, बहुत खूब। राजू जी ये बताइए कि मतलब ये तो आपने तय कर रखा था कि भाई आपको दृष्टिबाधित लड़की से ही विवाह करना है जी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी नजर में मतलब केवल कंचन मैम ही बसी हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बताया था आपको, आपकी नजर तो किसी और पर भी पड़ी होगी ना? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने 2005 में मैंने बताया था कि मैं जोधपुर गया था, तो इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा कई सालों बाद में। जब सोचना शुरू कर दिया था अपने विवाह के लिए तो फिर नजर ही इन्हीं पर पड़ी। हाँ बिल्कुल, तो मैंने उसी समय निश्चित कर लिया कि अगर ये तैयार हो जाएंगी तो सबसे पहले जो चांस है इन्हीं को दिया जाएगा। तो कंचन मैम, ये चांस पा करके आप खुश हैं कि नहीं है, ये बताइए जी। ये चांस जो मिला, जो वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, वर्मा जी के साथ आपका जीवन जैसा चल रहा है अब तक 13 सालों में जैसा रहा, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? खुश हैं या कहीं कहीं कुछ सोचते हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जी, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी, मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसे मुझे मिल गए। तो कंचन मैम, कई बार ऐसे भी तो मौके आते होंगे ना कि आप दोनों के जॉब में होने की वजह से कभी कुछ मतलब थोड़ी सी खटपट, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी सी लड़ाई? हाँ, वो तो होता है यहाँ। होता है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है? हाँ, मुझे मतलब आता था वैसे गुस्सा मुझे ही ज्यादा आता, लेकिन जब ये मना लेते जब बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो जब आपका विवाह हुआ कंचन मैम, तब घर के सारे कार्य आप जानते थे या बाद में सब सीखा आपने? नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो जानती थी और बाकी फिर धीरे धीरे करते करते मतलब आ गया। मैं थोड़ा बहुत तो जानती थी ऐसे, क्योंकि मैंने माउंट आबू में 2-3 महीने ट्रेनिंग करी थी। मैं वहाँ गई थी और मैंने बीएड से पहले, जैसे छुट्टियाँ थी, गर्मी की छुट्टियाँ, तो मैं बीएड से पहले मैं दिल्ली में भी गई थी। उस साइड दिल्ली में अभी भी ट्रेनिंग वो चलती है जिसमें होम साइंस, कंप्यूटर वगैरह, मोबिलिटी वगैरह सब सिखाते हैं जी। तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस थी, तो इस वजह से मुझे काम करने में तो दिक्कत नहीं आई। तो अब मतलब आप बहुत ही आसानी से, आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, लेकिन किचन का जो कार्य होता है वो सारा कर लेती हैं और कोई दिक्कत नहीं आती आपको? हाँ, नहीं, दिक्कत नहीं है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि वर्मा जी ने भी आपको कुछ बना के खिलाया हो? हाँ, नहीं, मेरी तो सबसे ज्यादा रोटी में तो ये हेल्प करवाते ही थे, क्योंकि स्कूल रहता था ना, तो मैं तो धीरे धीरे बना पाती हूँ, तो ये जल्दी जल्दी रोटी सेक लेते थे, तो रोटी में तो इन्होंने काफी मेरी मदद कर रही है। अच्छा। और इस बात को मतलब कभी भी कहीं बात चलती तो मैं बोलती भी हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। मतलब कभी ये नहीं समझा कि भाई मैं पुरुष हूँ तो मैं काम में क्यों हाथ बटाऊं या मैं क्यों करवाऊं, ऐसा मुझे कोई नहीं। बहुत खूब। यही अक्सर एक लड़ाई का एक कारण भी होता है कि पुरुष जो है अपने आप को समझते हैं कि भाई हम क्यों ये सब काम करें। हाँ। लेकिन बिल्कुल इस तरह के जो भी कार्य होते हैं घर में हम मिल बांट करके कर लेते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आती है। और जैसे खाना बनाने की जो बात है, हमने हॉस्टल में रह करके खूब खाना बनाया है। अरे वाह। तो वो कोई दिक्कत रही नहीं मेरे साथ। क्या बात है, मतलब खेल के साथ साथ खाने बनाने के मामले में भी आप एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको शायद ध्यान हो तो अजमेर में जो छुट्टियां पड़ती थी स्कूलों की, उस समय कुर्सियां बना बना करके हम अपना समय गुजारते थे। और वहाँ पे जयराम जी के क्वार्टर में या और कहीं पे भी रह करके खुद खाना बनाते थे। बहुत। और कॉलेज हॉस्टल, जब कॉलेज किया तो कॉलेज हॉस्टल में खाली रहने की व्यवस्था थी, खाना खुद को बनाना होता था, तो वहाँ पे भी हम खाना खुद ही बनाते थे, इसलिए खाने के मामले में हमें कभी दिक्कत नहीं आई। अच्छा वर्मा जी, आप ये बताइए कि आपका जीवन जो रहा, आर्थिक रूप से क्या स्थिति रही आपके घर परिवार की तरफ से? काफी दिक्कतें थी या ठीक ठीक मामला था? नहीं, बिल्कुल साहब, देखो आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर थी जी। मेरा परिवार काफी लंबा था, 7 भाई 2 बहनें जी, और फिर ऊपर से कमाने वाले पिताजी अकेले।
तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति थी। यह कि मैं ईश्वर की मेहरबानी समझता हूँ कि म्यूजिक में और जो कलाएं होती है, कुर्सियां बनाना, चादर बनाना, टाविल बनाना, ये सब मुझे स्कूल में अच्छे से आता था, सीख गया था मैं। क्या बात। तो इनकी वजह से मैं जब भी समय मिलता था तो ये कार्य किया करता था। जो भी पैसा मिलता था उसको मैं उचित रूप से यूज किया करता था। और पढ़ाई के लिए मेरे जो क्लासमेट्स थे जी, तो आप जानते हैं कि 9वीं से 12वीं तक हमें हमेशा रीडर है या कैसेट्स है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। तो मेरे क्लास साथियों का बहुत योगदान है इसमें। अच्छा। उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैंने कभी रिकॉर्डिंग करवाई नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरे साथ में एक बनवारी जी महावर हैं जी। तो वो कॉलेज तक मेरे साथ रहे जी। तो उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत जी, ये 2 सब्जेक्ट मेरे से मैच खाते थे। अच्छा। इन 2 सब्जेक्ट की मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं करवाई, तो मैं उन्हीं से ले करके पढ़ता था। और एक सब्जेक्ट मेरी म्यूजिक था। तो म्यूजिक की मुझे इतनी चिंता नहीं रहती थी कि म्यूजिक में मैं खुद रुचि अधिक थी। उसमें आप आत्मनिर्भर थे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने और किसी दोस्त को या दोस्तों को याद करना चाहेंगे इस अवसर पर जिनका आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पारस चौधरी जी हैं जी, मैं उनको आज श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि आज स्वर्गीय हैं वो जी। तो क्योंकि मेरे क्रिकेट जीवन में आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़ा कार्य है वो पारस चौधरी जी का है जी। उन्हीं की बदौलत मैं नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंच सका जी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ में। और वही एक शख्स थे जो कि मुझे B1 में लेके आए, क्योंकि मुझे बॉल दिखती नहीं थी, काफी परेशानी होती थी। काफी परेशानी थी। हाँ, तो उस वजह से पहले मैं क्या B2 में खेला करता था। अच्छा। तो अब B2 में क्या मेरा अनुभव के आधार पर मैं खेलता था, लेकिन बॉल मुझे नहीं दिखती थी जी। तो पारस जी ने कहा कि भाई आप B1 में खेलो तो आप अच्छा खेल पाओगे जी। तो वो ही थे एक शख्स जो 96 में मुझे लेके आए B1 में, और पहले ही नेशनल में खिलाया। वो पहला नेशनल हम फाइनल तक पहुंचे। क्या बात है, बहुत खूब। उसके बाद में जो मेरे क्रिकेट पार्टनर निर्मल कतीरिया जी हैं जी बिल्कुल, उनके साथ भी हम एक कार्यक्रम में कर चुके हैं बातचीत मन की आंखों से जी। बिल्कुल मैंने सुना था। हाँ जी। तो उनका पूर्ण योगदान है मुझे इंटरनेशनल जो मैचेस थे उनमें आगे बढ़ाने का। क्या बात है। क्योंकि वो मेरे रनर हुआ करते थे। अच्छा। आप जानते हैं बिना रनर के तो रन लेना संभव नहीं है। बिल्कुल। तो वो इतने खतरनाक रनर हैं कि हाँ, पाकिस्तान की जो मीडिया थी ना जी और उनका जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जी, उसने उनके ऊपर प्राइज रख दिया था कि इसको कोई आउट करके बताओ, रन आउट करके कोई बताओ। बिल्कुल जो इनको रन आउट करेगा उसको बड़ा प्राइज मिलेगा, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। आपकी जोड़ी तो बिल्कुल जय वीरू की जैसी मानी जा रही होगी वहाँ पाकिस्तान में तो। बिल्कुल वो आउट ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो इसलिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने का। और बाकी जो हमारे संस्थाएं जितनी भी हैं जी, ये अजमेर की जो जयराम जी मीणा साहब है और KP सिंह जी है, और जोधपुर में लालचंद जी रावत साहब उस समय हुआ करते थे जी। वो मेरे साथ में हमेशा क्रिकेट खेला करते थे। क्या बात है, बहुत खूब। और वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि तुम खेलो। बहुत बढ़िया। वो खुद हमारे साथ खेलते थे जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और आगे जो मेरा जो डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था जी, उनकी वजह से ही नेशनल में सिलेक्शन हुआ 91 में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे को आगे बढ़ाने में। 91 में पहला नेशनल बेंगलोर में खेला था मैं। अच्छा। उससे पहले मैंने कभी ग्राउंड नहीं देखा था कि ग्राउंड कितना बड़ा होता है। अच्छा। और उसी मैच में मैंने 146 नॉट आउट रन बनाए थे। क्या बात है। और कहीं ना कहीं वहीं से आपकी ब्लाइंड क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री हो गई थी। बिल्कुल सर। बहुत। बाकी तो मेरे जितने भी सहयोगी रहे, साथी और क्लासमेट्स रहे, उनका सभी का योगदान रहा है मेरे साथ में। जी। अच्छा वर्मा जी, आपने बताया संगीत आपका बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। तो एक तो ये कि आपने छोड़ा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये ऑलराउंडर हैं आप हर मामले में। तो कंचन मैम को कौन सा गाना सुनाया आपने, या इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, एक्चुअली में क्या है,
गाना तो मैंने कभी इनको सुनाया नहीं उस शादी से पहले तो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों कभी जरूरत ही नहीं पड़ी गाने की। चलिए आज 2 लाइन गुनगुना दीजिए कंचन मैम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी गजल है जी, जो बहुत मुझे पसंद है और श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी जी, और बिल्कुल सटीक बैठती है। अरे वाह क्या बात है। इस जहां का सहारा मिले ना मिले, इस जहां का सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा और नजारा बन करके आगे बढ़ रहे हैं सफलता पूर्वक। कंचन मैम, कौन कौन है आप लोग परिवार में आजकल? कहाँ पे? यहाँ पर यहाँ पे तो हम दोनों और दोनों बच्चे और एक अभी मेरे देवर का लड़का आया हुआ है। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं, मतलब एक लड़का एक लड़की? हाँ जी। बहुत खूब। कंचन मैम, जब बच्चे वगैरह हुए तो फिर दिक्कतें बहुत आई होंगी, किस प्रकार आपने आगे बढ़ाया और किसका सपोर्ट मिला आप लोगों को, बताइए जरा। नहीं, जैसे मेरी गुड़िया तो मेरी मम्मी के यहाँ हुई थी। अच्छा। तो बाद में फिर मैं 3-4 महीने बाद में फिर सर्विस की वजह से ज्वाइन करना था, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। फिर यहाँ पे मेरी ननद की लड़की थी, छोटी है ना दीदी की, जी सिस्टर इन लॉ के ना, तो फिर वो आई थी, वो 7-8 साल की थी, हम लोग उसको लेके आए थे। तो वो मेरे साथ स्कूल आने जाने में भी रहती थी, पर वहाँ पे उसका एडमिशन करवा दिया था, वो पढ़ती थी। और गुड़िया को रखने के लिए मैंने किसी आया को रख लिया था, वो स्कूल में आती थी और वो स्कूल में इसको रखती थी, फिर घर चल जाती। क्या बात है। मतलब आमतौर पे कंचन मैम, लोगों को लगता है कि भाई दोनों पति पत्नी एक जैसे हों तो चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन आपकी कहानी सुन करके लग रहा है कि चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं तो उसका समाधान भी हमारे ही हाथ में है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। आपको कहीं लगा ऐसा कि भाई दोनों एक जैसे होने की वजह से हमें बहुत दिक्कतें आई हों? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे को स्कूल में थोड़ा शुरू में दिक्कत तो आती थी, जैसे भाई बीच में उस आया ने आना बंद कर दिया था और कोई मुझे मिली नहीं थी जब मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि थोड़ा सा स्टाफ में कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं कोऑपरेट कर पाते, तो उस वजह से मुझे काफी दिक्कत आती थी। तो ये कहते थे कि मैं डायरेक्ट मतलब कि किसी अधिकारी से बात करूं, तो मतलब मुझे काफी, जैसे बच्चे को अगर मैं गोदी में लेती थी तो भी उन लोगों को परेशानी होती थी, है ना। अच्छा। भाई गोदी में लेना, इसको दूध पिलाना, अगर मैं एक बिस्किट भी पकड़ाती थी तो भी उन लोगों को मतलब परेशानी होती थी कि भाई ये बच्ची खाएगी तो ये इन बच्चों की भी इच्छा होगी क्लास में। तो मतलब मुझे काफी परेशान करते थे, तो मैं घर पे भी परेशान रहती थी, घर यहाँ पे वहाँ पे भी रहती थी जी। तो मुझे समझ में नहीं आता था, और घर पे कोई गुड़िया को रखने वाला नहीं था कि मैं इसको घर मतलब छोड़ के जा सकूं, है ना। बिल्कुल। मेरी मम्मी भी नहीं आ पाती थी, मेरे से छोटे भाई बहन थे, 2 भाई थे मेरे, और ना भाई मम्मी जी का हमारा मन लगता नहीं था यहाँ पर इतना, है ना, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, शुगर भी था, तो पीछे से उनको भी संभालने की परेशानी रहती थी। तो मेरी गुड़िया को साल भर तो मुझे काफी परेशानी रही, हर दिक्कतों का सामना किया। ये कहते थे कि अधिकारी से बात करवा दूं, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि भाई अधिकारी तो एक बार आएगा, वो एक बार बोलेगा चला जाएगा, मुझे इनके साथ रहना है, तो जैसा भी होगा मुझे ही वो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज परेशानी है तो कल अपना आप इन लोगों को समझ में आएगी, तो फिर सही सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे, कहना चाहिए कि अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है फैमिली में, अब तो सब मस्ती से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बढ़िया चल रहा है, मुझे सब अच्छा है। कोई शिकायत? बाद में जैसे सेकंड टाइम हमारा बाबू हुआ, उस टाइम में भी उसी स्कूल में थे ये, तो उस जब तक सारा स्टाफ समझ गया था, भावनात्मक उनका जुड़ाव हो गया था एक दूसरे से, तो बाबू के टाइम में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई, बाबू भी स्कूल में रहता था। बहुत अच्छी बात है। वर्मा जी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का क्या रवैया रहता है आप दोनों के प्रति? नहीं, हम जहाँ पे रहते हैं हमारे सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सांभर में, जहाँ से हम निकल जाते हैं वो सब लोग बड़े अच्छे
तरीके से टेकल करते हैं। अगर कोई दुकान पे भी जाते हैं तो भी अच्छे से व्यवहार करते हैं सब लोग, क्योंकि आप सांबर में कोई भी व्यक्ति आकर के हमको पूछ सकता है कि भाई फलाने व्यक्ति कहाँ रहते हैं। उस सांबर में लगभग सब लोग हमको जानते हैं। और आपके जो खेलों की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में सबको पता है वहाँ पर? हाँ, अधिकांश लोगों को पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टूर्नामेंट आयोजित करवाता हूँ लगभग हर साल में एक बार जी, कबड्डी का। अच्छा। 3 प्रतियोगी है उनके लिए कबड्डी का टूर्नामेंट आयोजित करवाता हूँ, तो उसमें सांबर में यहाँ सभी लोग आते हैं, देखते हैं, और पत्र पत्रिकाओं में भी आता है। और यहाँ की जो संस्था है उसने भी मुझे सम्मानित किया है। यहाँ का जो सांबर में नगर पालिका क्षेत्र पे स्कूलों का प्रोग्राम होता है पूरे सांबर ब्लॉक का, उसमें भी मुझे सम्मानित किया है क्रिकेट की वजह से। तो सब लोग जानते हैं एक तरह से। कहना चाहिए कि मतलब हर तरीके से समाज में अब जो है लोगों को पहचान, मतलब आप लोगों को पहचान मिल रही है आप लोगों की गतिविधियों से, अब उपलब्धियों से। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर सांबर में तो कम से कम यह है कि जितने भी हमारे लोग हैं आस पड़ोस के या दूर के या सांबर के जितने भी लोग हैं, सबका सहयोग हमारे साथ रहता है। वर्मा जी, इतने जीवन में आपको कभी ऐसा लगा कि भाई ब्लाइंडनेस की वजह से आपको या आपकी मैडम को कहीं पर भेदभाव का कोई सामना करना पड़ा हो? नहीं, एक्चुअली में क्या है, भेदभाव तो मुझे कहीं नहीं दिखा, क्योंकि कहीं पे ऐसा मौका ही नहीं दिया मैंने। और मैं तो खैर शुरू से अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ब्लाइंड हुआ। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि अगर ब्लाइंड नहीं होता तो मैं भी आज मेरे दूसरे भाई बहनों की तरह मजदूरी करता या गांव में कहीं रहता जी। तो आज जिस पद पे हूँ, जिस प्रतिष्ठा मुझे मिली है, वो ब्लाइंड होने पर ही मुझे मिली है। मुझे बहुत गर्व होता है इस चीज पर। क्या बात है, बहुत खूब। ये बात तो बहुत सही कही आपने। लेकिन गांव में जब लोग देखते हैं तो बड़ा तरस आता है उन लोगों को, अरे कितना अच्छा है, ब्लाइंड हो गया, ये हो गया, दिखाई नहीं देता है। उनको ये पता नहीं है कि ये हमारी ताकत बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन इस चीज को जो हमको जानते पहचानते हैं वो लोग सब इस चीज को मानते हैं कि इनमें एक अतिरिक्त कला होती है। ये सब लोग मानते हैं कि इनमें हमसे कुछ ज्यादा होता है जो ईश्वर इनको देता है। आंखें छीन ली तो और दूसरी चीजें इनको बहुत ज्यादा दी है। ये लोगों को ऐसा बिल्कुल एहसास होता है। अच्छा वर्मा जी, आपके ससुराल में आपकी स्थिति कैसी है और आपके घर में मैडम की स्थिति कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो स्थिति ससुराल में है बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमेशा व्यवहार करते हैं। जब भी जाते हैं वो बुलाते रहते हैं हमेशा, लेकिन क्या आप जानते हो सर्विस में है, जाना नहीं तो हो समय कम, बिल्कुल बहुत कम जाना होता है। जब भी जाते हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे से टेकल करते हैं हर चीज में। अगर कोई फंक्शन में जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं तो हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं और ध्यान रखते हैं पूरा। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक बात बताइए वर्मा जी, सब कुछ आपके जीवन में ठीक है, अच्छा है, और आपका परिवार आपने बताया बहुत बड़ा है, लेकिन आपके परिवार में आप सच बताइएगा कि क्या कंचन मैम को वाकई में एक बहू का दर्जा मिला? बिल्कुल बिल्कुल। या कहीं उसमें कोई कमी लगी आपको? नहीं, मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आज भी इनको पूरा सम्मान दिया जाता है, और जिस दिन से शादी करके पहली बार घर में गई थी उस दिन से ही इन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। और एक बहू के रूप में माता पिता और हमारी जो भाभी है, बहुएं हैं, सब इनका सम्मान करती है। आप कहीं मतलब ब्लाइंड वगैरह होने की वजह से, हालांकि कंचन मैम ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं इस बात को कि भाई एक जो खासकर कई बातों में निर्णय लेना होता है, कई बड़े काम होते हैं, तो ये सोच लिया जाता है उनकी भी गलती नहीं होती है, लेकिन वो एक सहानुभूतिवश, अरे इनको कुछ दिक्कत हो जाएगी, इनको लग जाएगी या परेशानी होगी, तो वो एक बराबरी वाला भाव जो है कंचन मैम, आपको कभी महसूस हुआ या कुछ कमी लगी आपको उसमें? जी नहीं, मुझे तो ऐसे जैसे कि मैं से छोटी 2 देवरानी थी, मैं जाती थी जी। तो शुरू में तो अपन गांव का मतलब थोड़ा जो हमारा मकान बना वो तो सही है, बाकी तो कच्चा है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी जी। बाकी क्या वो लोग मुझे काम भी नहीं करने देती थी वहाँ पे। शुरू में भी यही था और आज भी यही है कि अगर मैं जाती हूँ तो मेरे को तो यही बोलते कि आप वहाँ काम करते हो, आप बैठो, हम भी करेंगे आपके लिए। क्या तो सारा चाय खाना सब अगर मुझे लाके पकड़ाते हैं। और जैसे मेरे जानीबाद में 2 देवर की शादी हुई थी, तो शादी में भी मतलब ऐसा मुझे कहीं महसूस ही नहीं। जैसे मार्केट भी अगर कपड़े भी लेने गए तो सब लोग मुझे साथ लेके गए थे, हाथ पकड़ के बाकायदा दुकान पे सब मुझे दिखाए था कि भाई देखो ये अपन ले, ये नहीं ले।
बहुत तो मुझे, मैं परिवार से बहुत खुश हूँ और बहुत बढ़िया है। मुझे शादी ब्याह में सब जगह मतलब साथ रखते हैं। जैसे कोई खरीदारी में भी यहाँ तक कि पीछे नहीं रखते। अगर औरत वगैरह सब जाएंगी तो वहाँ पे मेरे को भी लेके जाएंगे, फोन करेंगे 2 दिन पहले कि भाई आप लोग आ जाना, ये काम है, ऐसा ऐसा करेंगे। और उसमें मेरे से पूछ भी लेते हैं कई बार कि भाई ऐसा है, बताओ, बोलो। बहुत खूब। तो श्रोताओं, देखिए, जिन लोगों को लगता है ना कि दोनों पति पत्नी अगर एक समान हो तो दिक्कतें आती हैं, उनके लिए एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है आज के हमारे हमराही दोनों। क्यों वर्मा जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक अलग से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे राजू जी, कि खेलों में आपने इतना नाम कमाया है, आपको क्या लगता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर चाहे तो खेलों में मतलब खेलों से क्या अपना रोजगार बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में अगर दिव्यांग चाहे तो खेलों से अपना रोजगार बना तो सकता है, लेकिन उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। नहीं, लेकिन पहचान, नाम और शोहरत, जो पैसा जो मुख्य धारा के खिलाड़ियों को जो मिलता है, क्या वो दिव्यांग खिलाड़ी को भी मिल सकता है? आप अपने अनुभव से बताइए। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि जो वर्तमान स्थिति है और जो हमारे टाइम में स्थिति थी, हमने तो बहुत संघर्ष किए हैं जी। हमको तो किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाया जी। और वास्तव में जो सरकारें हैं, उन सरकारों का भी हम दिव्यांगों के प्रति इतना रुझान जो है बहुत कम रहता है जी। क्योंकि जो सुविधाएं आज नॉर्मल खिलाड़ियों को मिलती है जी, उनमें से बिल्कुल 0% भी हम दृष्टिहीन या दिव्यांगों को नहीं मिल पाती है जी। तो रोजगार की तो बात दूर है, जो प्रोत्साहन भी होता है वो भी सरकारें हम दिव्यांग खिलाड़ियों को नहीं देती है। तो अब हो सकता है कि जैसे समय निकल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो सरकारें भी कुछ दबाव में आकर के करने लगी है, जैसे पैरा ओलंपिक वगैरह में है, इनमें करती है। तो आजकल फिर भी शुरू किया है सरकार ने, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिल सकता है। ओके ओके। और आप कुछ कर रहे हैं आजकल या सोचते हैं ऐसा कि जो आपके आने वाले जो युवा हैं, आपके जो जूनियर साथी हैं, उनको आप खेलों में किसी तरीके से लेकर के आए? कुछ सोच रखा है आपने ऐसा कि भविष्य में मौका मिले तो आप ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है कि जब तक अपने खेलने की उम्र होती है या जब तक हम खेल सकते हैं, जब तक तो खेलते हैं। उसके बाद में जब भी जैसा भी समय के अनुसार अगर मांग होती है खिलाड़ियों की या फिर अब खुद की रुचि, तो हो सकता है कि भी कोचिंग करके या किसी तरह से नए जो युवा हैं उनको तैयार किया जा सके। ये कोशिश अवश्य रहेगी। अच्छा, बहुत खूब। दोनों बच्चों के साथ मतलब हालांकि ये बड़ा अजीब सा प्रश्न हो सकता है, लेकिन कैसा तालमेल है मतलब आप दोनों का? बहुत अच्छा तालमेल है हमारा। बच्चों को कभी ऐसा महसूस हुआ कि भाई मम्मी पापा को कहीं कोई दिक्कत है, या वो खुद ही समझ गए? जैसा आमतौर पे माना जाता है कि हमारे जो बच्चों को है ये एक तरह से आभास पहले ही हो जाता है कि भाई क्या समस्याएं हैं घर परिवार में। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में क्या हमारे बच्चे, आप खुद समझते हैं कि ब्लाइंड के बच्चे जो होते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जी जी, निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो उनको इस चीज का आभास हो जाता है कि भाई इनको दिखता नहीं है, और जिस हिसाब से हम उनको टेकल करते हैं उससे वो धीरे धीरे सब समझने लगते हैं जी। जैसे हमारी गुड़िया है जी, तो वो मतलब 2-2.5 साल की थी, तो मेरा स्कूल ज्यादा दूर नहीं था ना जी, तो वो मेरे को लेके आती थी ना, तो रास्ते में कुछ भी नाली आती तो मम्मी नाली आई, गोबर आई, मेरे को 2-2.5 साल की थी जब से स्कूल से आने लगी थी, तो लोगों को बहुत ऐसे आश्चर्य होता था कि देखो इनके बच्चे मतलब कि कितने अच्छे हैं और कितना ऐसे मतलब लोग खुद मतलब इस बात को एक दूसरे कहते थे या कई बार हमारे को कहते थे ऐसे, तो हम लोग सुनते थे। तो इससे बहुत मतलब लोगों के ऊपर ज्यादा इससे प्रभाव पड़ता था अपन से ज्यादा। मुझे क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। 2-2.5 साल के बच्चे को ही ये आभास अगर हो गया कि मम्मी को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, तो बहुत जबरदस्त बात है ये। बहुत जी 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 जी। क्योंकि सांबर में हम रहते थे, लोग हमारे को तो जानते थे, फिर बच्चे ऐसे लाते थे तो उनको और ऐसे लगता था। कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछा बच्चों ने कभी आपसे या वर्मा जी से? नहीं, वो गुड़िया मेरे को ही कभी मतलब जैसे समझती थी ना, तो मेरे को कहती थी कि मम्मी क्या हो गया था तुम्हारी आंखों को, मतलब ऐसे क्या हो गया था, तुम्हारे को क्यों नहीं दिखता है मम्मी, क्या हुआ ऐसा? या जब ऐसे बच्चे बोलते थे, मतलब पूछती थी गुड़िया। अच्छा जी, बच्चों को एहसास था कि भाई इनको दिखता नहीं है, पता नहीं। जी 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 जी। वर्मा जी, एक प्रश्न है मेरा कि जो परिवार
जो दिव्यांग दंपत्ति हैं वो आज इस कार्यक्रम को अगर सुन रहे हैं आपके, तो अगर किसी के मन में ये दुविधा है कि भाई बच्चों की परवरिश को लेकर के क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, है ना, तो आप उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई भी दिव्यांग दंपत्ति है, सबसे पहले तो अपने आप को जो आत्मविश्वास रखें। सबसे बड़ी बात तो आत्मविश्वास होना जरूरी है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को हीन भावना से न देखें जी, क्योंकि हम हर कार्य करने में सक्षम है। हो सकता है छोटी मोटी समस्या आती है, वो दिखने वालों को भी आती है जी। तो हमेशा किसी भी तरह का कार्य हो, उसको दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। नहीं, खासकर जो कई लोगों की ये दुविधा रहती है कि भाई हम बच्चों को कैसे, जो खासकर दोनों दृष्टिबाधित होते हैं पति पत्नी, तो बच्चों की परवरिश को लेकर के कहीं चिंताएं होती हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, जो बच्चों को पालन पोषण करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, तो उनको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का भाई समय समय पर बच्चे को संभालना चाहिए, देखना चाहिए बच्चा किस तरह से सो रहा है, किस तरह से वो उसको टैकल करना है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अब लेटरिन बाथरूम करवाना, ये तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि छोटे बच्चों का तो कोई आता पता रहता नहीं, वो बोलते नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उनको समय समय पर जो करवाना, और पलंग से उतार करके, ये हमारे मैडम बता रहे हैं, सुनो। उनकी जैसे क्या है कि 6 महीने का बच्चा होता है ना, मैं तो ये चाहती हूँ उसी टाइम जैसे उसको टॉयलेट वगैरह करवाना हो, और आधा घंटे बाद में ऐसे उनको मतलब कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं एक बताऊंगी कि हमारे सामने ये इनको तो ये नॉर्मल व्यक्ति है, तो इनके जब गुड़िया हुई थी ना, जब इनको बहुत प्रॉब्लम आई थी कि बच्चे काफी बीमार हो जाते हैं, तो इनने ये भी मुझे कहती थी कि मैडम जी मुझे रखना नहीं आता है, क्या करूं, मेरी सासू माँ कह रही है, हमारे बेटी भी नहीं है तो परिवार में एक ही है, तो वो कह रही कि भाई इसको मैं रख लेती, तुझे रखना नहीं आता है। तो मैंने उनको भी समझाया, मैंने कहा नहीं, आप अपना रखो, जब हम अपने बच्चों को रख सकते हैं। बिल्कुल सही। हमारी बीमारी ये तो बच्चों के आती रहती है, तो इसमें कोई नहीं, आपको गुड़िया, आपको ये बच्चों को रखना आता है, तो आप इसकी अच्छे से देखभाल करो, बस आप घर में भी ध्यान रखो, जैसे इस पर भी ध्यान दो, इसको सर्दी गर्मी हर मौसम से बचाओ, टाइम इसका मतलब दवाई वगैरह देते रहो, तो सही हो जाएगी। तो आज उनकी भी गुड़िया 4 साल की हो गई है, और वो बहुत कहती है कि मैडम जी से मुझे बहुत सारा मिला, मतलब मैं भी उनकी गुड़िया को काफी, जब भी टाइम मिलता था, जब वो मेरे पास ही छोड़ जाती थी। अब भी गुड़िया ने 1 महीना भर हुआ है कि वो यहाँ पर आना, हमारे यहाँ थोड़ी कम हो गई वो, बाकी वो खाना पीना, हमारे यहाँ रहना, मैं कहती हमें कोई प्रॉब्लम आप मेरे से पूछना, बस आप इसको दवाई, तो काफी बार वो आती थी, भाप लगाने भी हमारे यहाँ आती थी, लो भाई मैडम जी इसको भाप लगानी है, ये लो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आप रख लो। तो जब भी मुझे टाइम होता था तो मैं उनको समझाती, टाइम देती थी, और गुड़िया को मैं भी थोड़ा संभाल लेती थी। तो ऐसे तो ब्लाइंड को तो कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती बच्चे की, बस शुरू से लेटरिन बाथरूम की उनकी आदत भी ऐसी डालो, और शुरू में डालते तो बच्चे की धीरे धीरे आदत पड़ जाती थी। हमारी गुड़िया 6 महीने की थी, जब भी मतलब बिस्तर से उतर के ऐसे हम लोगों के पास नीचे इसको सुला के मैं काम करती थी, तो जब भी इसको टॉयलेट आता था बिस्तर से नीचे उतर के जमीन पर कर देती थी, लेकिन बिस्तर पे नहीं करती थी। तो फिर साल भर के होते होते बोलने लग गई थी, तो हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं आई। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए श्रोताओं, न सिर्फ अपना परिवार बल्कि जिसको समाज एक तरह से अपना विशेषाधिकार समझता है, मुख्य धारा के लोगों को भी हमारे आज के हमराही संभालने का काम जब भी अवसर मिलता है करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। कंचन मैम, अंत में सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि भाई अब पता नहीं, देखो मेरी तो यही सोच है कि अगर हम दृष्टिबाधित है तो हमें शादी भी दृष्टिबाधित के साथ मतलब करनी चाहिए, और मतलब हम एक दूसरे को ज्यादा समझ पाते हैं, कोई भी दिक्कत आती है उसका सामना मिलजुल के कर लेते हैं, और दृष्टिबान से भी करते हैं तो अच्छा है। पर दृष्टिबाधित करने से घबराना नहीं चाहिए कि भाई हमारी कैसी घर गृहस्थी चलेगी या हमें कोई दिक्कत आएगी, तो कोई, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि बस अपना हौसला बुलंद होना चाहिए, तो सब कुछ आसान हो जाए। बहुत खूब। और राजेंद्र वर्मा जी, आप अपने सुनने वालों को किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि आपने तो खेल, संगीत और शिक्षा सब में अपना नाम कमाया है, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो युवा आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक आत्मविश्वास रखे कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। यदि दिव्यांग है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिव्यांग हो गए तो हो गए, लेकिन जो आत्मविश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या है उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, और हम अगर आत्मविश्वास होगा तो हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते। बहुत खुशी हुई आप दोनों से बात करके। उम्मीद है ये आज का कार्यक्रम हमारे सुनने वालों को जरूर पसंद आएगा। तो श्रोताओं, आज का हमराही का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कंचन मैम और राजेंद्र वर्मा जी, आप दोनों का धन्यवाद सर। धन्यवाद। मधुबन का ऐप इंस्टॉल करें श्रोताओं गूगल प्ले स्टोर से, और आप हमें मेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर, और अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आप कॉल करें 94 14 15 14 15 पर। धन्यवाद।